तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो हम जिस पानी को नीचे की यानी ग्राउंड लेवल से नीचे लिफ्ट करके पूरे एरिया को इरिगेट करते हैं उसे लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। जैसे हमारा पानी किसी तालाब में हो सकता है, किसी नहर में हो सकता है, या फिर किसी नदी में हो सकता है, या फिर ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर को ही हम उसे लिफ्ट करके उसके थ्रू हम इरिगेट कर रहे हो तो इसे हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। इसी के अंतर्गत इसे हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। और लिफ्ट इरिगेशन को समझने से पहले हम कुछ सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि सॉइल का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है। तो मेनली अगर वाटर ऑब्जर्व करने की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक इम्परवियस होता है जिसमें वाटर ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, और परवियस लेयर वो होता है जिसमें वाटर ऑब्जर्व हो सकता है, मतलब वाटर उसमें मौजूद रहता है और उसे निकाला भी जा सकता है। इसके बाद आता है एक्वेफर। एक्वेफर जो होता है हमारा, इस परवियस लेयर को हम लोग बांटे हैं। उस परवियस लेयर में होता है, परवियस लेयर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक्वेफर कहते हैं इसे। एक्वेफर में आता है पहला कन्फाइंड एक्वेफर। कन्फाइंड एक्वेफर जो होता है ये जो है हमारे 2 इम्परवियस लेयर के बीच में फंसा हुआ एक परवियस लेयर होता है, उसे कन्फाइंड एक्वेफर बोलते हैं। अनकन्फाइंड एक्वेफर जो होता है हमारे ग्राउंड सरफेस से लेकर कुछ किलोमीटर जहाँ तक हमारा पहला पानी का स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे अनकन्फाइंड एक्वेफर बोलते हैं। पर्च एक्वेफर जो हमारा होता है, पर्च एक्वेफर होता है जो वो कन्फाइंड एक्वेफर के बीच में, जो कोई कन्फाइंड एक्वेफर पाया जाता है उसके बीच में ही ये कोई चट्टान की तरह एक संरचना होती है, और इसके अंदर के भाग में हमारा पानी पाया जाता है यहाँ पर, और इस पानी को हम निकालते रहते हैं। इसे अनकन्फाइंड एक्वेफर बोलते हैं। ये चट्टान जो इधर के पानी और इधर के पानी को अंदर नहीं आने देता। जैसे ही इसके अंदर का पानी ये ख़त्म होगा, ये पानी निकलना बंद हो जाता है। इसे हम पर्च्ड एक्वेफर बोलते हैं, पर्च्ड एक्वेफर बोलते हैं। आगे चलते हैं, वेल के बारे में समझते हैं। वेल जो हमारा होता है जिससे हम ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है खोदकर ज़मीन के नीचे से, उसे हम वेल कहते हैं। जी, वेल हमारे कई प्रकार के होते हैं। शैलो वेल वो होता है जो पहली लेयर को हम पहले स्ट्रक्चर पर जब हमें पानी मिल जाता है उसे हम शैलो वेल कहते हैं। जैसे अगर हम ग्राउंड सरफेस पर कुछ डेप्थ तक हम अगर खुदाई करें, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर वाटर का मिलता है उस पर हम रुक जाएं और उसी से पानी प्राप्त करें, तो ऐसे वेल को हम शैलो वेल के अंतर्गत आते हैं, जिसकी डाया जो है 2 से 5 मीटर तक होती है और डेप्थ इसकी 20 मीटर तक हम इसको खोदते हैं। अगर इसके बाद भी हमें पानी नहीं मिल रहा है तो हम उसे खोदना बंद कर देते हैं शैलो वेल के अंतर्गत। डीप वेल वे वेल होते हैं जिसमें हम कई परवियस लेयर को हम खोद करके उनसे पानी लेते हैं, उसे हम डीप वेल कहते हैं। जैसे हम डीप वेल में जो है पहला स्ट्रक्चर हमारा पानी का मिला, इसके बाद और अंदर तक जाएंगे हमें दूसरा स्ट्रक्चर भी मिला, तीसरा स्ट्रक्चर मिल गया। इन तीनों स्ट्रक्चर से जो पानी हमें मिल रहा है उस पानी को हम यूटिलाइज करेंगे इस वेल के अंतर्गत, डीप वेल के अंतर्गत। ट्यूबवेल जो है डीप वेल की तरह ही होता है, लेकिन इसका डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है शैलो वेल और डीप वेल के अपेक्षा, और ये इसकी डाया कम होती है। ये अधिक गहराई तक हम इसको लगाते हैं। और ट्यूबवेल को जो है हम अगर कहीं पर इसकी बोर कर रहे हैं तो हम तब तक इसकी बोर करते रहते हैं जब तक हमें सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं मिल जाता है। और इसके पानी मिलने की रेट मैक्सिमम 200 लीटर प्रति सेकंड तक की हो सकती है। असर्टेन वेल को समझते हैं। असर्टेन वेल जो होता है हमारी घाटियों में प्राय पाया जाता है। जब जो है हमारे कोई घाटी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गई हो, उसका ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर होता है और हमारा ग्राउंड लेवल नीचे होता है, तो ग्राउंड लेवल पर जब हम कोई फोर्स करते हैं तो पानी जो एक फव्वारे की तरह निकलने लगता है।
इस वेल को हम जो है असर्टेन वेल कहते हैं। अब कुएं से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे यील्ड ऑफ वेल, जो हमारे कुएं से जितना पानी हम निकाल सकते हैं इसे यील्ड ऑफ वेल कहते हैं। डिप्रेशिएशन हेड या फिर इनफिल्ट्रेशन हेड। इनफिल्ट्रेशन हेड की बात करें तो जो हमारा कुएं में मौजूद पानी पहले था, इसके बाद जब हम कुएं से पानी निकाले उसके बाद जो हमारा कुएं का वाटर लेवल मौजूद है, उस दोनों के अंतर को ही हम कहते हैं डिप्रेशिएशन हेड या इनफिल्ट्रेशन हेड। जब हम कुएं से पानी को बाहर निकालते हैं, क्रिटिकल डिप्रेशिएशन हेड की बात करें, जब हम कुएं से पानी को बाहर निकालते हैं तो कुएं में पानी जो है रिस कर आना शुरू कर देता है। जब पानी जो है पानी की रिस कर आने की दर और कुएं में जो पानी निकालने की दर दोनों जब बराबर होती है तो उसे क्रिटिकल डिप्रेशिएशन हेड बोलते हैं। क्रिटिकल पर्कुलेशन, यहाँ पर गलती हो गया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स। क्रिटिकल पर्कुलेशन इसे बोलते हैं जब हम क्रिटिकल पर्कुलेशन हेड उसे बोलते हैं जब हम जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से पानी को बाहर निकालते हैं। मतलब जब सीमांत क्या बोलते हैं, जब सीमांत अवस्था में जब दोनों का मान बराबर होता है, पानी निकालने की दर और फिर पानी रिस कराने की दर, उस समय जो है जो हमारा रिसन की दर होता है उसे क्रिटिकल पर्कुलेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, एक कुआं जो है जितने एरिया तक के पानी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है, अपने अंदर रिस कर अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, उसे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, उस कुआं जो है जितने मतलब एरिया में जितने एरिया का पानी पूरा अपने अंदर एक कुआं है, ये इतने एरिया का पानी जो है अपने अंदर यहाँ पर जमा कर सकता है, इसे हम रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। और ये जो सर्किल बनाता है इसे हम सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कोन ऑफ ड्रा डाउन जो होता है, यही इसके जो है कुएं को एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं कि मतलब इतने एरिया का पानी हमारा कुएं के अंदर आ रहा है, उसे हम ड्रा डाउन बोलते हैं। इसी को हम ड्रा डाउन बोलते हैं। कोविटी, अगर हम जो काफ़ी तेज़ गति से काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से पानी को बाहर निकाल रहे हैं तो जो हमारा अंदर कुएं के अंदर जो है एक गड्ढे नुमा बन जाता है आकृति, जिसमें पानी जमा होने लगता है, उसे कोविटी बोलते हैं। ट्यूबवेल, अब ट्यूबवेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ट्यूबवेल जो है हमारा, पहले सिलेक्शन आप प्लेस करेंगे, हम ऐसे स्थान का चयन करेंगे ट्यूबवेल के लिए जहाँ का पानी जो है सॉल्टी ना हो, जहाँ पर हमें सफिशिएंट मात्रा में पानी मिल सके। हमेशा ऐसे स्थानों का चयन करेंगे जहाँ का पानी हमारा मीठा हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम ट्यूबवेल के लगाने के जगह को हम निर्धारित करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो टाइप ऑफ ट्यूबवेल के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है स्ट्रेनर ट्यूबवेल। स्ट्रेनर ट्यूबवेल जो होता है हमारा, उसमें जो है कई जलधारी परतों को काट कर बनाया जाता है। जहाँ पर जलधारी परतें होती हैं वहाँ पर जो है हम वहाँ पर सिंपली जो है हम जहाँ पर जलधारी परतें होती हैं वहाँ पर हम जो है जालीदार पाइप लगाते हैं, और जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर ब्लाइंड पाइप लगा देते हैं, ताकि जब जालीदार पाइप रहेगी तो इन जालीदार पाइपों के थ्रू पानी रिस कर हमारे ट्यूबवेल के अंदर आता जाएगा और हम सफिशिएंट मात्रा में ऊपर पानी ले सकते हैं। और ब्लाइंड पाइप, जहाँ पर हमें पानी नहीं मिलती वहाँ पर हमें जालीदार या फिर स्ट्रेनर पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब काफ़ी ज़्यादा रिसन हो जाए, वहाँ की मिट्टी जो है कई बार टूटकर अंदर आने लगती, तो इसके लिए इसके अंदर जाली लगाना पड़ता है। स्ट्रेनर पाइप के चारों तरफ जाली लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो कैविटी टाइप ट्यूबवेल में हम जो है एक ब्लाइंड पाइप पूरे बोर में डाल देते हैं और इसके बाद तेज़ गति से पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी उखाड़ कर ऊपर आ जाती है और वहाँ पर एक बॉयल की तरह आकृति बना लेती है, जिसमें पानी हमारा जमा होता रहता है और इसे हम बाहर निकालते रहते हैं।
तो ये होता है हमारा कैविटी टाइप ट्यूबवेल। आगे चलते हैं तो हमारा आता है स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल में इसमें भी हम कई जलधारी परतों से पानी लेते हैं, और जहाँ पर जलधारी परत मिलती है हमारी वहाँ पर हम स्टेनर पाइप लगाते हैं, और जहाँ पर नहीं मिलती वहाँ पर ब्लाइंड पाइप लगाते हैं। लेकिन हम जो है मिट्टी कटकर अंदर ना आए इसके लिए जाली का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके चारों तरफ जब हम इस ट्यूबवेल को लगाते हैं तभी इसके चारों तरफ ग्रेवल बिछा देते हैं, बजरी को लगा देते हैं, जिससे इसके अंदर मिट्टी नहीं आ पाती और हमारा पानी जो है साफ हमें मिलता रहता है। फील्ड ऑफ फ्यूल कुएँ की क्षमता को नापने के लिए हमारी दो विधियाँ होती है। एक तो विधि ये होती है कि कुएँ के पास में लगे किसी पंप को चला दिया जाए और उसके हेड में जो हमारा डिप्रिसिएशन आता है उसको नाप लिया जाए, और उसके समय से भाग देकर हम उसकी क्षमता को माप सकते हैं कि कितने समय में हमारा पानी उसमें रिकवर हुआ है, या फिर कितने समय में हमारा पानी जो है उसका कितना हेड में डिप्रिसिएशन हुआ है। इसके बाद आता है रेसिप्रोकेटिंग टेस्ट। इसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि कुएं की जो है रेडियस को ले लेते हैं, और इसके बाद कुएं में जो पानी जो कम हो रहा है जितने समय में पंपिंग जब हम करते हैं तो जब कम हो रहा है तो उस कितने समय में कितना पानी कम हो रहा है उसके समय को ले लेते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले कुएं का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसके बाद इसके कुएं का आयतन निकाल लेते हैं। कुएं का आयतन निकालने के बाद जो है समय से भाग दे देते हैं, तो हमारा कुएं का जो है क्षमता पता चल जाता है कि हमारे कुएं से कितना पानी हम निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ बोरिंग ट्यूबवेल को बोरिंग करने के मेथड की अगर बात करें तो पहला आता है परक्वेशन या रोप मेथड। परक्वेशन या रोप मेथड में जो है हमारा होता है दो तरफ से आलम्ब निकले होते हैं, उन आलम्बों पर हम लोड लगा देते हैं और आलम्बों को पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और एक ट्राइपॉड के द्वारा हम रस्सी एक गिन्नी के द्वारा निकाल करके मैनुअली उसे ऑपरेट करते हैं, जिससे खींचकर झटके से छोड़ते हैं तो वो पाइप जो है ज़मीन में धंसता जाता है उस लोड के कारण, जिससे हमारा जो है बोर जो है होता रहता है और उससे मिट्टी को बाहर निकालते रहते हैं हम समय समय पर। तो इस प्रकार से हमारा जो है रोप मेथड के द्वारा बोरिंग होता रहता है। रोप मेथड का प्रयोग जो है हम चट्टानी क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वहाँ पर बोरिंग करने के लिए उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों वाश बोरिंग मेथड में जो है हमारा क्या होता है कि पाइप के थ्रू जो है हम कंप्रेस वाटर को भेजते हैं, जिससे मिट्टी जो है कटकर ऊपर आती रहती है और हमारा बोर होता जाता है। इस मेथडों का प्रयोग जो है हम चट्टानी क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पर भूमि कठोर होती है वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे चलें दोस्तों तो हमारा आता है ड्रिलिंग मेथड का जो है हम प्रयोग चट्टानी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, जहाँ पर मिट्टी कठोर है वहाँ पर भी कर सकते हैं, और जहाँ पर जो है हमारी मिट्टी रेतीली है वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिलिंग मेथड में होता क्या है कि नीचे एक जो है नुकीला ब्लेड लगा होता है, जिससे हम जो है ऊपर से मैकेनिकल सिस्टम द्वारा घुमाते हैं और वो मिट्टी को काटता हुआ नीचे चला जाता है, और इसके सहायता से वो मिट्टी को काटता हुआ नीचे जाता है और मिट्टी को ऊपर भेजता रहता है और वो हमारा बोर करता रहता है। अगर बात करें ड्रिलिंग मेथड का तो हम इसका प्रयोग जो है सभी जगहों पर कर सकते हैं, और वॉश बोरिंग मेथड का प्रयोग जो है हम रेतीली भूमि में और जहाँ की भूमि कमज़ोर है वहाँ पर कर सकते हैं। इसका प्रयोग कठोर भूमि या फिर चट्टानों में नहीं कर सकते हैं। मेथड ऑफ लिफ्ट वाटर को लिफ्ट करने के मेथड जो है हमारे पुराने समय में जो प्रयोग होते थे वो कुछ इस प्रकार से। पहले ढेकली होती है कुएं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें कुएं के किनारे पर एक जो है एक लकड़ी का स्तंभ लगा दिया जाता था, और उस पर एक लीवर की तरह एक और लकड़ी लगा दिया जाता था, और एक और लकड़ी के एक सिरे पर हम लोग लोड लटका देते थे, और एक सिरे पर बकेट को कुएं में लटका करके एक आदमी जो है उसे ऑपरेट करता था और कुएं से पानी निकालकर नालियों में देता था, जिससे हमारी पानी जो है
कुएं से बाहर निकलकर खेतों तक पहुंचती रहती थी। आगे देखें तो स्विंगिंग बास्केट में जो है 2 आदमी जो एक बास्केट में 2 तरफ से रस्सी बांध करके उसे पानी को लिफ्ट करते थे किसी गड्ढे से। इसे लिफ्ट करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग किया करते हैं। और इसके बाद पुल या मोट में जो है वो ये विधि भी हमारी जो है ढेकली की तरह ही होती है। उसमें जो है हम कुएं से पानी को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हम ग्राउंड वाटर जो हमारे नहरों में पानी है, नदियों में पानी है, उसको लिफ्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दून की बात करें तो दून जो है एक लकड़ी की या फिर मेटल की संरचना होती है कुछ इस प्रकार से। जिसमें इसमें पानी भर जाता है। इस प्रकार से संरचना होती है और जिसे एक आदमी ऑपरेट करता है उस नहर में खड़ा होकर या नदी में खड़ा होकर या फिर गड्ढे में खड़ा होकर जहाँ से पानी लिफ्ट करना होता है, और उसके थ्रू पानी को उठा करके नालियों में देता है और नालियों के द्वारा वो बहता हुआ खेतों तक हमारा पहुँच जाता है। आगे बात करें तो वाइंड लॉस में जो है इसे ये जो घिरनी पर आधारित होती है, जिसमें घिरनी पर एक रस्सी बांधी जाती है जो कुएं में हमारे या फिर जहाँ से पानी को लिफ्ट करना है वो उसमें उस कुएं में रस्सी के सहारे एक बास्केट को बांध दिया जाता है और उससे घिरनी को हम घुमाते हैं, जिससे पानी को लिफ्ट करके हम नालियों में देते रहते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों चरस या मोट, इसमें बैलों के द्वारा हम जो है बहुत बड़ा थैला होता है जो जिसमें पानी जो है कुएं से लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक बार में ही पानी लिफ्ट किया जाता है, जो एक घिरनी के सहारे बैलों को बांध करके निकाला जाता है इससे पानी। पर्शियन व्हील जो है एक जो है होता है, एक मैकेनिकल सिस्टम होता है जो बैलों के द्वारा ऑपरेट होता है, जिसमें कुएं में जो है काफ़ी सारी बाल्टियां जो एक घिरनी पर लगा दी जाती हैं और उसे एक रॉड द्वारा एक दूर मैकेनिकल सिस्टम से बैलों से उसे ऑपरेट किया जाता है या फिर किसी चीज़ से, जिससे बाल्टियां घूमती हैं और नीचे जाकर पानी को ऊपर लाती रहती हैं और नालियों में देती रहती हैं, जिससे हमारा इरिगेशन का सिस्टम कंटिन्यू इससे चलता रहता है। आगे दोस्तों बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम में आजकल के जो नए सिस्टम आए हैं उसकी बात करें तो पहला चैन मेथड में जो होता है, इसमें चैनिंग एक होती है जिससे हमारे यहाँ पर बेल्ट की तरह काम करती है, जो जैसे एक तरफ से हम लोग लगा देते हैं घूमने के लिए और ये बेल्ट अंदर कुएं की तरफ जाती है और पानी को लिफ्ट करके हमारे नालियों में देती रहती है, कंटिन्यू करती रहती है। एयर लिफ्ट पंप में जो है हम कंप्रेस एयर भेज करके पाइप में और उस पानी को हम लिफ्ट करते हैं, पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। वाइंड मिल में जो है हम हवा का इस्तेमाल करके जो पानी को ग्राउंड वाटर को हम लिफ्ट करते हैं, जिसे काफ़ी बड़ी चक्कियाँ लगी होती है, पवन चक्कियाँ, जिससे यह जब हवा बहती तो वो चलती है और मैकेनिकल सिस्टम द्वारा एक क्या बोलते हैं वो पंप लगा होता है जो पानी को पंप करके ऊपर ले आता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप की इसका इस्तेमाल आजकल के सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमारे मोटर या फिर डीजल इंजनों की सहायता से इसे ऑपरेट किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी भी हमें प्राप्त होता रहता है और ये काफ़ी अच्छा मेथड है पानी लिफ्ट करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को।